हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और आपने देखा होगा कि हमारा जो नेम है बीपीएससी सूत्रा, उससे हमने चेंज करके बिहार पीसीएस सूत्रा कर लिया है ड्यू टू बीपीएससी गाइडलाइंस। तो चलिए ठीक है, हमने चलिए इससे पहले क्या कर रखा है, तो बिहार की यूनियन की दोनों हमने बजट कर रखी है, इकोनॉमिक सर्वे कर रखी है बिहार की, और क्या है फॉरेस्ट रिपोर्ट, कास्ट सेंसस, ये सब हो रखा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025। इसके बाहर आपको चलो ठीक है, आप कोई बुक से अगर आप रेफरेंस ले रहे हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इससे आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। तो चलिए ठीक है, कौन लेके आई थी, जो लास्ट टाइम भी लेके आई थी निर्मला सीतारमण जी, आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 की। और ये ना 31 जनवरी 2025 को लाया गया। इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट टाइम कौन लेके आया, तो फर्स्ट टाइम 1950-51 में आया, फर्स्ट टाइम आया। इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कौन लेकर आए, क्या कब आया, ये सब नहीं पूछता है। हाँ, ये आप बस फॉर नॉलेज जान लो कि 1964 से पहले तक क्या होता था ना, कि जो बजट होता था उसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आता था, और उसके बाद से क्या होने लगा कि बजट के अलावा अलग अलग मतलब सेपरेट आने लगा। बट ये सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो वी आनंद नागेश्वर क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप सब लोग, और हाँ ये साथ में नोट करते चलो, क्योंकि बार बार आप आके वीडियो देखोगे उसमें मेरा फायदा होगा, आपका कुछ नहीं। ठीक है, नोट से आप जब भी आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए ठीक है, आप नोट्स बनाइए, मैं आपको बार बार बोलूँगा नोट्स बनाइए, आपको वो एग्ज़ाम में रिवाइज करने में हर जगह हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, वी आनंद नागेश्वर ये क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी आनंद नागेश्वर। ये सब जो बनता है ना उसके पीछे में इन्हीं लोग काम करते हैं, मेन एडवाइजर हैं। चलिए, तो जो आपको क्वेश्चन ना एग्जाम में एकदम एज इट इज में भी दिख जाए कि जल जागर अभियान, यहाँ पे देख लो, जल जागर अभियान कहाँ किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। क्या है जल जागर, नाम से हो रहा जल जागर मतलब हार्वेस्टिंग, जो भी रेन वाटर है ना उसका हार्वेस्टिंग, जो रूफ वाटर है, जो जब बारिश होती है तो जो छत पे जो पानी जमा जो हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए स्पेशली महिलाओं के द्वारा, ठीक है, और किस स्टेट में किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भागीदारी महिलाओं पे, खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी पर केंद्रित है। किस राज्य में, धमतरी, देखिए यहाँ पे धमतरी जिले में शुरू की गई है। अगर देखो वहां पे जल जागर अभियान, ऑप्शन आप सब पढ़ो और इसका करेक्ट आंसर लगाओ। धमतरी डिस्ट्रिक्ट यहां भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, जल जागर अभियान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, ये क्वेश्चन ना मतलब छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में एज इट इज दिख जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ, ये तो कहीं पढ़ा नहीं था, बट ये इकोनॉमिक सर्वे का है यूनियन के। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी हम लोग के माइंड में आता है, क्या आता है कि टॉप 3 स्टेट ऐसा कौन होगा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में टॉप करेगा, देश में कौन सा 3 राज्य होगा। तो उसमें हम लोग सोचते हैं क्या कि बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ खेती होती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, तो आंध्र प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। चलो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि यहाँ मतलब ये सब सीरियल एरियल ये सब का भी होता है, प्लस में ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ मान सकते हैं। तीसरा, थर्ड नंबर पे कौन होगा, तो तमिलनाडु। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 स्टेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। चलिए ठीक, अब देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, तो हम लोग को पता होना चाहिए क्या कि टोटल जो ग्रेन प्रोडक्शन है जो दुनिया में होता है, ग्रेन का प्रोडक्शन, उसमें भारत कितना % कंट्रीब्यूट करता है। तो आप बोलोगे, देखो मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि कोई बहुत लोग होता है ना, तो लकी नंबर मतलब शुभ नंबर कहा जाता है क्या, 11। तो 11.6% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया
कंट्रीब्यूट कितना 11.6% किस में, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। चलिए ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट एग्रीकल्चर रिलेटेड। हाँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक और डेटा था कि जो टोटल जो फूड ग्रेन होगा, टोटल फूड ग्रेन, देखो आपको पहले मैं कुछ बताऊंगा। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने देखा ना कि हम लोग फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं, वर्ल्ड में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना, तो 11.6, 11 शुभ डिजिट है, मतलब हम लोग, बहुत लोग का लकी नंबर होता है, तो इसलिए तो 11.6% हम करते हैं। ठीक, अब उसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कि टोटल तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना करते हैं फूड ग्रेन, तो 2023-24 का डेटा के हिसाब से देखो क्या है 3333, यहाँ डॉट लगा दिए, क्या हो गया 333, बट ये 33 नहीं है, ये 2 होगा, तो 332.3 मिलियन टन। कितना होगा, मिलियन टन। बस मैं याद कराने के लिए पहले रॉन्ग वाला बोला आपसे, क्योंकि आप ग्रैब कर पाओ उसको, और फिर उसको कनेक्ट कर दिया, तो 332.3 मिलियन टन। अब याद हो गया कि 2023-24 में कितना होगा प्रोडक्शन, तो इतना। अच्छा, अगर यही पूछ देता कि 2022-23 में कितना हुआ था, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो प्रीवियस का, तो देखो यहाँ है, तो कुछ तो बढ़ के हुआ होगा ना, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही होगा, तो कितना था, तो 329.7 मिलियन टन। ये हो गया इससे पहले वाले साल का, मतलब 2022-23 का ईयर का मिलियन टन में प्रोडक्शन टोटल गेन का। ठीक, नेक्स्ट चलिए हम लोग अगला डेटा पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना मैंने लिख रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ देखो आप, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर हैं, सबको पता है कि 3 सेक्टर होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अच्छा देखो, कोई भी ना यहाँ पे अगर एफ बाई 2025 लिखा रहेगा, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि 1 अप्रैल 2024 से लेके फाइनेंशियल ईयर कब तक चलता है, तो 31 मार्च 2025 तक का ये डेटा है। ठीक है, 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जब भी दिया रहेगा, मान लो फाइनेंशियल ईयर कहीं 24 दिया हुआ है, तो समझो कहाँ से कहाँ तक का बात हो रहा है, 23 से 24 तक का बात हो रहा है। ठीक, क्लियर। तो अब हम लोग एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है उसका परसेंटेज देखेंगे, तो एग्रीकल्चर के लिए कितना होगा, यहाँ से डेटा एकदम डायरेक्ट आएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें मैं। तो एग्रीकल्चर के लिए 3.8%, और इंडस्ट्री में है तो एग्रीकल्चर से बड़ा हमें ग्राफ दिख रहा है इंडस्ट्री का, तो कितना होगा 6.2। अब 6.2% आपने कर लिया, तो सर्विसेज 7.2, मतलब सिर्फ में 1% इंक्रीज है, 6.2, यहाँ देखो 6.2, यहाँ 7.2, ये तो याद हो गया आपको, बस इसका अच्छे से आप देख लेना 3.8%। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट डेटा पे आते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डेटा ही डेटा, आपको कुछ ना कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने तरफ से करवा पाने का, बट आपको याद करना ही पड़ेगा, 2-3 बार आपको मतलब बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि देखो एक ना पीआईबी का डेटा था। ठीक, क्या है पीआईबी का डेटा, कि आपको बताया हुआ है कि 55.3% सर्विस सेक्टर का क्या जीवीए में कंट्रीब्यूशन है। जीवीए आप समझते हो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे समझ लो एक लॉग है, मतलब पेड़ का लकड़ी है, ठीक, उसको आपने कुर्सी बना दिया, तो जो भी रॉ मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट आपने उसको सेल जिस कॉस्ट पे किया ना, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट जो बना, तो वो हुआ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। किसी में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो सर्विस सेक्टर का ना पीआईबी का न्यूज था कि 55.3% कंट्रीब्यूशन है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का बात आएगा तो 19.7 और सेकेंडरी सेक्टर का आएगा तो 25.3, बट ये जोड़ रहे हैं तो 100.3 आ जा रहा है टोटल में एक्स्ट्रा, तो ये 55% लेना पड़ेगा। मतलब मैंने ये देखा था कहीं कि इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ऐसे 55 कर दिया गया था, बट आपको देखो अगर वहाँ ऑप्शन में अगर दिखेगा तो ये 55.3 ही दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वही लेके चलना आप। मतलब देखो अगर वन लाइनर बहुत बार क्वेश्चन अगर बनता है ना, तो इन लोग क्या कर देते हैं कि इसको तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे 20, 25 और
ये 55 ऐसे कर सकते हैं। बट जो ऑफिशियल जो डेटा है, देखो मैं ये तो एक्स्ट्रा याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि 20, 25 और 55 ऐसे याद रख लो। 20, 25 और 55 मतलब ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। बट जो ऑफिशियल जो डेटा आएगा तो उसमें क्या होगा, मैं कलर यहाँ चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ। बट ऑफिशियल में आप ये लगाओगे 55.3, 19.7 दिखेगा और 25.3, बट इसके चांसेज आपको कम है दिखने के, ये दिखेगा आपको 55.3% जो लिखा हुआ है ये ही आपको दिखेगा, तो ये डेटा दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, सारा सर्विसेज का डेटा यहाँ पे से उठाए हैं हमने, 55.3% दे रहे हैं। तो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना होगा, क्या किसमें, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट इसमें इंडिया का रैंक कितना होगा, तो इसमें इंडिया का रैंक होगा 7th। सर्विसेज आप समझ रहे हो, कोई भी सर्विस, ये मत सोच लेना कि खाली आईटी कंप्यूटर, नहीं, आईटी कंप्यूटर इसमें तो सेकंड है इंडिया। अभी उस पर भी आऊँगा, वो रैंक भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट जब सर्विसेज का बात होगा ना तो सारी सर्विसेज जोड़ लो, कोई टूरिज्म की सर्विस दे रहा है, कोई किसी और की सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विसेज में, तो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना हो गया, तो 7। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अभी जो हमने यहाँ पे जो देखा है ना, एक डेटा निकल के आ रहा था, वो क्या था कि 6.2% हमने देखा। तो ये कि कब का है, ये देखो 2024-25 का है। ठीक, अगर यही डेटा 2024-25 का नहीं होता, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर 2023-24 का होता, क्योंकि मेंशन किया हुआ था, ठीक है, तो 2023-24 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूछेगा तो 5.9% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देता हूँ, है ना, चलो लिख ही देता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगर बात होगा 23-24 में तो 5.9%। बट ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, ये डेटा को लीव कर देना, इसको मत लीव करना। ये 3.8, 6.2 एंड 7.2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से रैंक वाला, क्योंकि बहुत सारा रैंक दिया हुआ और ये करना ही करना है, आपको इंपॉर्टेंट है करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया का रैंक बताइए सीमेंट प्रोडक्शन में, भारत का रैंक बताइए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से। तो भारत का रैंक क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, कौन सा रैंक होगा, तो इंडिया का रैंक होगा 2nd। अभी इससे पहले हमने बात किया था, बट यहाँ पे उस पे आने से पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा। जब सेकंड हमने देख लिया कि सीमेंट कौन बना रहा है, तो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला भी कोई करेगा तो चाइना। अभी चाइना के साथ हम लोग को और भी बहुत डील होने वाला, अभी सिलिकन को भी लेकर के हुआ है, सेमीकंडक्टर के लिए भी हुआ है, तो ठीक है, उस पर बात चल रही है, मतलब इन फ्यूचर और होगा। अमेरिका से जान ही रहे हो अभी क्या रिश्ता चल रहा है इंडिया का, तो ठीक है, उस पर नहीं कुछ कर सकते हैं। तो सीमेंट प्रोडक्शन पे इंडिया का जो रैंक है वो है 2nd। और किस में है इंडिया का रैंक 2nd, तो यूएसए की बात कर रहे थे हम लोग, तो रोड नेटवर्क में कौन टॉप पे है, तो यूएसए। और 2nd नंबर पे कौन आएगा, तो उसके बाद इंडिया आएगा रोड नेटवर्क में। जब भी रोड नेटवर्क में होगा तो 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका होगा, इंडिया का। और जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, कहाँ, यहाँ देखो 7th नंबर किसमें, सर्विसेज एक्सपोर्ट में। अब हम लोग बात करेंगे किसका, टेलीकॉम, कंप्यूटर और आईटी। अगर इन तीनों का बात होगा तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट क्या, कौन से नंबर पे इंडिया करेगा, 2nd नंबर पे। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2nd से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ, टेलीकॉम, कंप्यूटर एंड आईटी, इसमें कितना रैंक होगा, इंडिया का 2nd होगा। और ग्लोबल मार्केट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा 10.2%। टोटल इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया का कितना, 10.2%, मतलब 10%, 1/10 पार्ट इंडिया का ही होगा ग्लोबल मार्केट में, मतलब हम ही लोग कैप्चर किए हुए हैं, मतलब 10.2%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें देखो याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, आपको करना ही पड़ेगा बार बार, या तो आप वीडियो देखो या फिर नोट्स अपने रिवाइज करो। 2nd किस पे है, नेटवर्क, रोड नेटवर्क पे, और क्या है, आईटी कंप्यूटर पे 2nd है, सीमेंट पे 2nd है। 3rd पे आते हैं, तो 3rd में आपने सुना होगा
कि इंडिया का ना फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो किस में बड़ा है? वॉल्यूम में। तो जब भी वॉल्यूम का बात आएगा, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में समझो इंडिया थर्ड रैंक पे आता है। किस में? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हमने सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया। सेकंड में कौन था? सीमेंट, आईटी सेक्टर, और कौन सा? रोड नेटवर्क, सेकंड। थर्ड में कौन सा है? तो थर्ड में है फार्मास्यूटिकल। बट ये जो वैल्यू के हिसाब से ना 14th, हम लोग का मतलब पैसा वैल्यू के हिसाब से 14th नंबर पे है। बट यहाँ पे वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो वॉल्यूम में कितने नंबर पे? थर्ड पे। अब देखो चौथा, जैसे ही रैंक 4 सुनते होंगे तो आपको ये सब मिलिट्री का याद आता है कि हम लोग का रैंकिंग है। बट वहाँ पे उसका मेंशन इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या मेंशन है? फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का। तो फॉरेक्स का, फॉरेक्स लिख दूँ? अच्छा ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। अगर इसकी बात कर रहा है तो इंडिया का रैंक कितना होगा? 4th। तो फर्स्ट 3 कौन सा आएगा? तो आप सोचोगे पहला तो यूएसए होना चाहिए। नहीं, उसके पास तो खुद ना यूएसए में डॉलर जैसे भरा हुआ है। मोस्टली तो इंडिया गोल्ड, डॉलर या अदर करेंसीज में जो डील करती है, बट डॉलर अच्छा खासा स्टॉक रखती है। यूएसए क्यों रखेगी? खुद की अपनी छाप लेगी खुद ही। तो यूएसए नहीं रखती है। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा किसका आता है? तो चाइना के बाद कौन सा कंट्री है? जापान। और जापान के बाद कौन होगा? तो स्विट्जरलैंड, ये थर्ड है। और अभी इंडिया का रैंक कौन सा है? तो 4th पे। ठीक, अभी हम लोग 4th में और किसी में भी आए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इंडिया क्या होगा? इंडिया का रैंक, चलिए 5 ट्रिलियन हम लोग जल्दी, मतलब वैसा टारगेट है, हम लोग उसमें भी बनने वाले हैं। 4th में और किस पे हम लोग बात करने वाले थे कि रेलवे नेटवर्क में 4th रैंक है। कौन से? तो रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क में सेकंड, रेलवे नेटवर्क में 4th। तो कौन किसका होगा? तो यूएस, चाइना, रशिया, ऑब्वियस है। और इसके बाद अगर यहाँ पे यूएस, अगर यहाँ पे रहता यही यूएस, रशिया और चाइना, उसके बाद इंडिया रहता, तो समझ लो कि वो फायर पावर का बात कर रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? रेलवे जैसे यूएस, चाइना और रशिया बहुत बड़ा है वो, मतलब व्लादिवोस्तोक, मतलब पूरा बहुत बड़ा है, उसका रेंज है, सबसे बड़ा है पूरा कंट्री में। वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उसमें सबसे बड़ा मास शायद रशिया का ही है। तो चलिए ठीक है, तो रेलवे नेटवर्क में कौन सा इंडिया का रैंक हो गया? 4th। अब देखो फॉरेक्स पे ना, अभी यहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व पे क्या बात हो रही थी कि इंडिया का फॉरेक्स कितना है। तो इंडिया का फॉरेक्स देखो अभी घटते जा रहा है, तो आप अप्रॉक्स याद कर लो। देखो 2024-25 में कितना था? तो डॉलर में 634.6 डॉलर बिलियन है, जो कि और घटेगा ही ऑब्वियस है। अब हम इंडिया गोल्ड में ज़्यादा पैसा रखना प्रेफर करेगा। यूएस सैंक्शन की बात कर रहा है, तो आप जान ही रहे हो, तो प्रॉब्लम है। तो ये डेटा बस आप याद कर लो कि 6 मतलब कि 630 आप याद कर लो, ऐसे 630, 634.6, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मैंने साइड से लिख दिया है इसलिए। चलिए अब देखो 6th रैंक याद कराने के लिए ना, इसमें भी 3-4 हैं, तो आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बोल रहा हूँ, आप बस सुन लो, आपको याद हो जाएगा। समझो कि एक पर्सन है, मान लो कहीं का भी बिहार का एक पर्सन है, वो क्या चाहता है ना कि वो अपना कुछ ऐसा यूनिक कुछ बनाए, बिहार में अपना कुछ यूनिक प्रोडक्शन करे। तो वो सोचता है कि बिहार का फेमस क्या है, तो याद आता है कि अच्छा भागलपुरी सिल्क फेमस है, तो भागलपुरी में क्या तसर सिल्क पाया जाता है। हाँ, तो भागलपुरी का तसर सिल्क को हम कुछ करेंगे क्या, टेक्सटाइल और गारमेंट का एक्सपोर्ट करेंगे। किसको? अदर कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, क्या, टेक्सटाइल एंड गारमेंट। ठीक, और उस पर ना वो एक टी शर्ट बनाता है। तो टी शर्ट पे क्या होता है ना कि जैसे अब समझो हाँ कोई पंजाबी पर्सन है, वो ऐसे डांस कर रहा है, तो उंगली ऐसे एक एक उठा करके नहीं, ऐसे 6 ऐसे बल्ले बल्ले सावा सावा, समझो उस टाइप का कुछ डांस कर रहा है। यहाँ तक समझ गया आपने कि एक पर्सन है कुछ एक टेक्सटाइल में करना चाहता है, तो टेक्सटाइल पे एक टी शर्ट बनाता है, टी शर्ट में ऐसा डांस करते हुए एक पर्सन का इमेज है टी शर्ट में। ठीक, और वो है ना इंडिया। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, उस पर क्या दिख रहा है, कल्चर दिख रहा है। अब बस यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखो आप कैसे समझोगे। इंडिया का रैंक 6th किस में है, तो इंडिया का रैंक 6th है टेक्सटाइल एंड गारमेंट
एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मैंने वो बोला था ना, 6 जैसा, ऐसे मतलब बल्ले बल्ले सवा सवा 6, दोनों हाथ उठा के, जैसे क्रिकेट मैच में भी देखते हो अंपायर जो है वो क्या 6 ऐसे करता है, तो 6 से यहाँ से आप रिलेट करोगे। 6 रैंक किस में है? टेक्सटाइल के लिए वो काम करना चाह रहा है। और क्या कहना चाह रहा है कि उस पे टी शर्ट पे क्या बल्ले बल्ले सावा सावा ऐसे है, तो वो क्या हम लोग के कल्चर को बता रहा है। तो कल्चर और कल्चर एंड इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट सर्विस में 6 रैंक है। और किस में होगा? क्या कर रहा है कि वो एक ऐसा टी शर्ट बना रहा है जो भागलपुर में ही बनता है, मतलब कि वहीं के तसर सिल्क से होता है। तो क्या है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहा है। तो अब देखो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो 6th है। किसमें? टॉप मतलब 10 जो कंट्री है जो पेटेंट फाइल करती है ना, मतलब आप कुछ यूनिक अगर बनाए हो तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, तो ठीक है, तो उसमें रैंक 6th है इंडिया का WIPO रिपोर्ट के द्वारा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप समझ गए, ये रिलेट हो गया, स्टोरी भी रिलेट हो गया, सब कुछ आपको याद कर लोगे। आप ये स्टोरी रिकॉल करोगे आपको तीनों याद आ जाएगा। चाहो तो आप अपनी भी बना सकते हो कुछ, ठीक है, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इंडिया रियल GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से आप बताइए कि इंडिया का रियल GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6.4% है। ठीक, देखो कोविड से पहले हम लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा हमारा डाउनफॉल हुआ है, रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी टाइम लगेगा। इंडिया का ना एम है क्या कि 2047 तक हम लोग क्या बन जाएंगे? डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप्ड इंडिया बन जाएंगे। डेवलपिंग है ना अभी हम लोग, तो उससे हम लोग क्या बन जाएंगे? डेवलप्ड। तो उसके लिए ना हम लोग को कंटिन्यूअस कितने परसेंटेज का एम, मतलब कि ग्रोथ रेट का कितना परसेंट हम लोग एम किए हुए हैं? तो 8% एम किए हुए हैं ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हम लोग इतना अगर अचीव कर लेंगे ना, 8% का कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाएंगे, तो 2047 तक हम लोग क्या बन जाएंगे? डेवलप्ड इंडिया। और IMF का एक डेटा है, कहाँ लिखूँ, हाँ, IMF का एक डेटा है कि इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में तो यहाँ हमने देख लिया कि 6 पॉइंट, हमें तो लग रहा है कि अच्छा ठीक है बहुत, लेकिन वर्ल्ड का भी अभी थोड़ा सा, मतलब कि वर्ल्ड की भी इकोनॉमी थोड़ी लो चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थोड़ा लो चल रहा है। ऐसे याद करो आप, 2024 के डेटा के हिसाब से 3.2 और 2025 के हिसाब से क्या होगा? 3.3%। IMF का डेटा है 2024 के लिए 3.2 और 2025 के लिए 3.3%। चलिए 6.4 इंडिया, अगर पूछेगा कि 6.4 किसका है, तो इंडिया का आप 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे का बता दोगे। उसका 2024 का पूछेगा IMF के हिसाब से तो 3.2, और 2025 जो इस साल चल रहा है उसका कितना? 3.3%। ठीक, ग्रोथ रेट का बात हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताइए कि जो टोटल जो भारत में अनुमानित, यहाँ पे देखिए, भारत में अनुमानित प्रवासी जनसंख्या कितनी है? जो माइग्रेंट है, एस्टिमेटेड माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया कितना है? मतलब 30.51 करोड़, 32 मिलियन, 33 मिलियन, 33.51 मिलियन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 मिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो यहाँ पे 30.51 करोड़ जो लिख रखा है ना, ये समझो कि ई श्रम जो एक पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल पे अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है ना, 31 दिसंबर 2024 तक का जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है, जो रजिस्टर कर लिए किस पे? ई श्रम पे, पोर्टल पे, उनका नंबर क्या है? तो 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर कर चुके हैं। देखो ये इंटरेस्टिंग उतना, मतलब मुझे उतना इकोनॉमिक सर्वे नहीं लगता है जो भी है यूनियन का, बट ये कराना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए मैंने करा दिया। चलिए ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2024-25 इंडियन रेलवे सेट टारगेट टू अचीव
30 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय विच ईयर, मतलब किस साल के तक इंडियन रेलवे है ना जो 30 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस मतलब वो कैपेसिटी पे चलेगा। तो 30 गीगावाट का बात हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 20 लिखा है, 27 लिखा है, 28, और देखो यहाँ ऑप्शन में क्या है 29 30, तो ये करेक्ट आंसर 29। देखो जब भी ना थोड़ा सा आप ऑड देखोगे ना, कुछ भी एग्जाम में भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो सारा ऑप्शन A B C D ऐसे दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन में ना ऐसे ब्रैकेट लगा करके कुछ और दिया हुआ है साथ में, मतलब ये मान लो A B C D लिखा हुआ है कुछ कुछ, और इसके साथ में ना इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी यहाँ कर रखा है। तो आप 99% चांस है ना कि यही आंसर होगा, यही होगा। अगर आपको नहीं आते होगा तो आप ये लगा देना, आपका हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने जीवन काल में मतलब लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम अचीव किया कितना, 5 ट्रिलियन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। तो कौन क्रॉस कर लिया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, 5 मिलियन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, 5 ट्रिलियन, सॉरी मिलियन मैं बोल रहा हूँ, ट्रिलियन मिलियन तो कुछ होता ही नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं इंडिया में। इंडिया को क्या क्या मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है एज टीयर 1 सिटी, किसके द्वारा, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2024 के द्वारा टीयर 1 में साइबर सिक्योरिटी में अब बढ़िया परफॉर्मेंस हो गया, बहुत अच्छा। टीयर 1 मतलब इंडिया अच्छे में आ गया, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2024 के हिसाब से इंडिया रैंक टीयर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट जो है वो ग्रोथ करेगा, कितना, ग्रो टू 150 बिलियन, कब तक, मतलब 150 बिलियन इंडियन ई कॉमर्स जो मार्केट है वो कब तक ग्रो कर जाएगा, तो 2026 तक ग्रो कर जाएगा। और टेक्सटाइल का अगर बात होगा तो हमने कितना टारगेट सेट किया है, तो 150 बिलियन जितना ई कॉमर्स का है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा ज़्यादा, तो ये 2030 तक हमने इसका टारगेट सेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो टोटल कंस्ट्रक्टेड कितना हुआ है, तो ये डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, 5853। अब देखो कैसे भी करके इसको आप कर लो यार, ये डेटा ना आप याद कर लो, 5853। मैं ये स्टार लगा देता हूँ, ऐसे 588 जैसा लग रहा है ये, लेकिन ठीक है मैं इसमें कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो 5853 आपको ये मग करना ही पड़ेगा, आप देख लो, ये रटना ही पड़ेगा आपको। चलिए IMF जो है इन्फ्लेशन के बारे में बात करती है कि IMF के हिसाब से इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 2025 में इन्फ्लेशन कितना रहा, तो 4.4%, और 2026 में कितना हो जाएगा, तो ये घट के 4.1% हो जाएगा। तो आपको लगता होगा कि हाँ सामान के तो दाम बढ़ रहे हैं, तो बट हाँ यहाँ पे बात हो रही है क्या कि कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है उसके हिसाब से इंक्रीज हो गया है, कितना, 7.5% था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि बढ़ के कितना हो गया है 8.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अब समझ रहे हो ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब फूड इन्फ्लेशन मतलब कि वेजिटेबल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, पल्सेज उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि आपको यहाँ पे ये 7.5% से इंक्रीज होकर के 8.4%, ये तो दिख रहा है कि हाँ बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल 2.8% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। अब सोचो आप चाइना कितना करता होगा, अब सोचो चाइना कितना करता होगा, तो चाइना यहाँ 2.8 है ना, उसको 28 बना दो और पॉइंट उसके बाद फिर से 8 लिख दो, इतना, मतलब अप्रॉक्स अगर कहोगे ना तो अप्रॉक्स में कह रहा हूँ 10 टाइम्स तो है ही, मतलब उससे ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, उससे तो ज़्यादा ही है, बट अप्रॉक्स कह रहा हूँ कि 10 टाइम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए कि सोचो इंडिया ना सिर्फ 2.8% करता है और ये 28% कर रहा है। और इंडिया है ना जो अभी चाइना से इंपोर्ट करता है क्या, लिथियम आयन बैटरी, कितना परसेंट, 75% वहीं से होता है। तो यहाँ पे सोचो हम लोग का 2/3 मतलब 75% ऑफ इंडिया import 75% of lithium ion
बैटरीज फ्रॉम चाइना। तब तो मतलब वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाता है चाइना को, आप जानते होंगे। पेट्रोल ज़्यादा चाइना खरीदे तब भी सैंक्शन इंडिया पे। क्यों? क्योंकि फिर रेयर अर्थ मेटल देना मतलब बंद कर देगा, क्रिटिकल मिनरल्स देना बंद कर देगा चाइना। और उससे वहाँ मतलब अगर पूरा बैन अगर आप लगा दोगे और सैंक्शन लगा दोगे चाइना पे, तो यूएसए में प्राइसेस के दाम आसमान छू जाएंगे। तो इसलिए चाइना पे तो उन्होंने एक लिमिट सेट करके लगा दी, लेकिन इंडिया पे 50%, और इससे लॉस इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का। चलिए ऑफ द टॉपिक चले गए थे हम लोग, यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। तो शिप रिपेयरिंग और बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च क्या किया है कि मैरी टाइम इंडिया विजन 2030। अब बस इतना ही जान लो कि मैरी टाइम इंडिया विजन और मैरी टाइम अमृतकाल 2047 तक हम लोग क्या करेंगे कि शिप रिपेयर और बिल्डिंग, इसमें हम लोग फिर से मतलब टॉप 5 कंट्रीज में आना चाहते हैं। टॉप 5 कंट्रीज में आने का एम है, बट देखते हैं कहाँ तक। पहले तो हम लोग के पास अच्छा, हम लोग जब मिडिवल आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उस टाइम तक हम लोग के पास अच्छा नौ बनाने का क्षमता था पहले में। एंशियंट में तो बहुत अच्छा था, एंशियंट में तो बहुत अच्छा। तब तो मराठा एम्पायर ये सब उस टाइम में भी आपने सुना होगा, जब मिडिवल के टाइम में तो नेवी थी, अच्छी नेवी थी। बट धीरे 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 वो डिटोरिएट हो गई, ब्रिटिशर्स आ गए, सब आ गए। तो चलिए ठीक है, शिप रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग की बात हो गई। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बस 2-4 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। तो रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रियल ई स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में रैंक ऑफ इंडिया का क्या है? तो 31 रैंक है। कितने में? तो 89 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है? तो 31। ठीक, इसमें कुछ याद नहीं करना है, जैसे इंडेक्स रटना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105, उसी तरह से आप जैसे जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स 131, तो उसी तरह से आप ये सब भी याद करते जाओगे, रटते जाओगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, एक ना 99 आप देख लेना, सस्टेनेबल सेट डेवलपमेंट का है ये 99। इस पहली बार 100 के नीचे आया इंडिया, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बस एक्स्ट्रा था, मैं वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलिए इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि आयुष्मान कार्ड इशू किया जाएगा, मतलब कितने परसेंट मतलब वुमेन को किया गया? तो 49% वुमेन को किया गया। कब तक? तो 1 जनवरी 2025 से पहले तक कितना कर दिया गया? 49% वुमेन को। इसका डेटा क्या था? 363 मिलियन प्लस, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लो कि अगर वुमेन का अगर आएगा तो 49, 50 से थोड़ा सा कम 49, ऐसे ही याद रखना। और ना यहाँ पे ना देखो 2 चीज़ का डिस्कशन था। एक तो मिशन लाइफ का डिस्कशन किया गया। लाइफ का तो आप फुल फॉर्म जानते होगे ना, ये बहुत पुराना है। देखो COP26 में जब मोदी जी गए थे, कहाँ गए थे? ग्लासगो। तो वहाँ पे ना, ग्लासगो जान रहे हो ना, स्कॉटलैंड में है। तो वहाँ उन्होंने कहा था क्या? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा था लाइफ स्टाइल, एक बार बीपीएससी में शायद ये क्वेश्चन फुल फॉर्म का आ चुका है, सोचो, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट उन्होंने कहा था। तो उसी के बारे में फिर से अभी इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आया है क्या कि व्हाट इज़ द टारगेट, मतलब क्या है टारगेट 2028 तक क्या हमको अचीव करना है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा क्या? मोबिलाइज 1 बिलियन पीपल ग्लोबली एंड मेक 80% ऑफ इंडियन विलेजेस एंड अर्बन एरिया इको फ्रेंडली। ठीक है, इको फ्रेंडली बना देना। 80% गाँव हो चाहे शहर हो, जो भी हो, इको फ्रेंडली बन जाए 2000 कब तक? 28 तक। बट ये क्या पॉसिबल है? गॉड नोस। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसमें ना एक प्रधानमंत्री आवास योजना का बात हुआ था। ये कब आया था? 2015 में। बट प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जब होगा तब ये कब आया था? 2016 में। तो इसका एक जिक्र किया हुआ था। अगर आपको डेट देखना हो तो आप गूगल करके वो डेट आप नोट कर सकते हो, क्योंकि वो दिखा था मुझे। अच्छा, एक और रह गया यहाँ पे, भूनीर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। भूनीर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किसके लिए। तो रेन वाटर मतलब जो भी वाटर है, भू मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गया? पृथ्वी, और नीर मतलब पानी। तो जो भी ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर उसका मैनेजमेंट सस्टेनेबली कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके बारे में। तो ग्राउंड वाटर के बारे में कभी भी आएगा तो भूनीर, बस इतना जान लो, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें। और इसकी पीडीएफ कहाँ आपको मिल जाएगी? तो आपको पता है कि बिहार पीसीएस सूत्रा पे, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच।